उसके हिस्से की धूप। मृदुला गर्ग। आज अचानक जितिन से फिर भेंट हो गई। 4 साल बाद, वह भी नैनीताल में। वह हीलर की दुकान पर खड़ी किताबें देख रही थी कि सहसा एक परिचित स्वर ने उसे चौंका दिया। कोई हल्की फुल्की किताब दीजिए रास्ते में पढ़ने के लिए, वह कह रहा था। बिल्कुल जितिन की तरह उसने सोचा ही था कि अर्ल स्टानले गार्डनर की किताब हाथ में थामे जितिन उसके ठीक सामने था। 4 वर्ष का अंतराल इतना लंबा नहीं होता कि लोगों में कोई खास बदलाव आए। जितिन में भी कुछ नहीं आया था। उसका सब कुछ वैसा का वैसा ही था। लंबा पतला शरीर, कुछ झुके झुके से कंधे, कनपटियों के पास सफ़ेद पड़ रहे छोटे छोटे बाल और सांवला गंभीर चेहरा जो मुस्कुराता बहुत कम था। इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर वक्त गंभीर ही बना रहता था, सिर्फ यह कि जब गंभीर नहीं रहना चाहता था तो मुस्कुराकर नहीं रह जाता था, खुलकर हंस देता था। और जब हंसना नहीं चाहता था तो औपचारिक मुस्कुराहट ओढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता था, गंभीर बना रहता था। अभी भी वह मुस्कुराया और हंसने का तो कोई कारण भी नहीं था, लिहाजा गंभीर बना रहा। वह खुद मुस्कुरा रही थी, एक असमंजस भरी मुस्कुराहट जो खुशी से नहीं, घबराहट और बेचैनी से आप चेहरे पर फैल जाती है। जैसी उम्मीद थी, इसी घबराहट के मारे बोली भी वही पहले। यही उसका तरीका है, कुछ न कुछ बोलकर अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश करना और यूं उसे और बढ़ा बैठना। ऐसा नहीं है कि वह इस खतरे से वाकिफ़ नहीं है, पर ना जाने क्यों बेचैनी में उससे चुप नहीं रहा जाता। अरे तुम नैनीताल में क्या कर रहे हो? उसने ऐसे कहा जैसे नैनीताल आने से जितिन को कोई कानूनी मनाही हो। एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, जितिन ने उत्तर दिया, और बदले में यह नहीं पूछा कि वह वहाँ कैसे आई है। वह उसी असमंजस के साथ एक बार और मुस्कुराई और बोली, कब तक हो यहाँ? कल शाम तक। कहाँ ठहरे हो? स्विस होटल में। उसे ठीक ठीक नहीं सूझा कि आगे क्या कहे, इसलिए ज़रा देर के लिए चुप हो गई। जतिन ने कुछ नहीं कहा। एक नज़र उसे सिर से पैर तक देखकर प्रतीक्षा करता रहा कि वह और कुछ कहे। आग्रह के साथ उसकी निगाह उसके चेहरे पर टिकी रही, आग्रह के साथ, वह अधीरता के नहीं, आग्रह के साथ पर अधीरता के नहीं। इस नज़र ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी और वह बोल पड़ी, मैं सामने वाले कैफ़े में एक कप कॉफ़ी पीने का सोच रही थी, चलोगी? अब तो खाने का समय हो रहा है। जितिन ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालकर कहा, पास ही एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खा लें तो? मनीषा को लगा जितिन को शायद याद है कि उसे भी चाइनीज़ खाने का उतना ही शौक़ है जितना खुद जितिन को। वह फ़ौरन मान गई और दोनों कोपाकबाना में जा बैठे। बैठते ही जितिन ने एक के बाद एक ढेर सारी चीज़ों का ऑर्डर दे डाला। चाइनीज़ चाउमीन, अमेरिकन चॉपसी, चिकन चिली, स्प्रिंग रोल्स और जास्मिन टी। इतना कौन खाएगा? मैं, जितिन ने कहा। और तुम? तुम्हें ठीक से खाना चाहिए, कितनी दुबली पतली हो रही हो। खाली जास्मिन टी पैसे पीने से कैसे चलेगा? सुनकर अनायास उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अपनी कमज़ोरी पर गुस्सा, पर हल्का सा, बस इतना कि आंसू निकलने से थम गए और वह मुस्कुरा दी। जितिन को अभी तक याद है कि जास्मिन टी उसे इतनी भली लगती है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठकर वह खाती कम है, चाय अधिक पीती है। 4 साल पहले जितिन ने सिर्फ यह लक्ष्य ही नहीं किया था, उसे अब तक याद भी रखा हुआ है। उसने पलकें उठाकर जितिन की ओर एक नज़र देखा और अब होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा दीं और देर तक मुस्कुराती रहीं। तभी बैरा आकर बहुत कुछ उसकी प्लेट में डालने लगा। ना, वह व्यस्त हो उठी, मेज़ पर रख दो, हम खुद ले लेंगे। और पहले जास्मिन टी ले आओ, जितिन ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। मनीषा भी हंस दी, हालांकि उसे इसमें हंसने का कोई कारण नज़र नहीं आया था,
पर जितिन के साथ यही होता है। हंसने के बाद आदमी सोचता है वह हंसा क्यों। उसे कई बार उसे खींच भी आती थी। हंसे क्यों, वह पूछती थी। ऐसे ही मनाही है क्या, वह कहता था और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ता था। तब अपनी मनस्थिति के अनुसार वह या तो हंस देती थी और खींचकर कह उठती थी, अजीब आदमी हो तुम, बिला कारण हंसते हो और कारण होने पर हंसते नहीं। आज वह हंसती। फिर चाय आ गई। वह केतली उठाकर मनोयोग से प्याले में चाय उड़ेलने लगी। यह काम करने के लिए उसे अपना सिर कुछ झुका लेना पड़ा, पर वह साफ अनुभव कर रही थी कि जितिन की अपलक दृष्टि उस पर टिकी हुई है और अब उसका चेहरा कुछ देर पहले की हंसी की याददाश्त तक जाहिर नहीं कर रहा। वह ज़रूरत से ज़्यादा देर तक अपने प्याले में चम्मच घुमाती रही, कुछ इसलिए कि सिर उठाकर उससे नज़रें मिलाने में उसे परेशानी महसूस हो रही थी और कुछ इसलिए कि ऐसा करने से हो सकता था जितिन उसे देखना बंद कर देता। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर फिर वक्त खिंचते खिंचते इतना खिंच गया कि उसे बेचैनी महसूस होने लगी। कहाँ रह रहे हो आजकल? अनायास वह चुप्पी तोड़ बैठी। वहीं बेंगलुरु। ओह वहीं, उसने कहा और इंतज़ार करने लगी कि अब वह भी उससे पूछेगा कि वह कहाँ पर है, पर उसने नहीं पूछा। बस प्लेटें उठाकर उसके सामने कर दी और कहा, क्या लोगी? फिर वे दोनों चुपचाप खाना खाते रहे, चाय पीते रहे, बाहर का नज़ारा देखते रहे और बीच बीच में एक दूसरे को। वह देखती और उसे देखता पा मुस्कुरा देती। वह अपने देखने को उसे देखता पा मुस्कुराता नहीं और ना देखना ही बंद करता। बस उसका देखना और गहरा जाता। आँखों में जैसे दृष्टिमयता की स्पष्ट लहरें दौड़ जाती। बाहर धूप छटने लगी थी। क्षितिज तक उठती हरी घास से ढकी पहाड़ियाँ हवा में हल्के हल्के कांपने लगी थीं। कोई खास बात नहीं थी, बस शाम हो रही थी और जो कांप रही थी वह वास्तव में सामने ताल के तरंगित पानी में पड़ रही पहाड़ियों की प्रतिछाया थी। क्या बज गया? मनीषा ने पूछा। हालांकि उसकी अपनी कलाई पर भी घड़ी बंधी हुई थी। 3, जतिन ने कहा। वह आगे कुछ ना कहकर चुपचाप बैठी रही। जाहिर था कि यह प्रश्न उसने केवल जितिन की आवाज़ सुनने के लिए किया था। यूँ तो उसकी चुप्पी भी उसे भली भांति लग रही थी, पर बीच बीच में 2-4 शब्द कह सुन लेने से उसे चुप्पी में उसका भी हिस्सा हो जाता था और चुप्पी के अस्तित्व में अंतर भी नहीं पड़ता था। हवा का जोर बढ़ चला था। आसमान के नीचे धुंध लहराने लगी थी। उसके पीछे हरी पहाड़ियाँ रस्सियों की तरह झूलने लगी थी। उसे लगा अगर जितिन का हाथ पकड़कर वह अभी बाहर दौड़ जाए तो एक एक सीढ़ी पर एक एक कदम रखती आसमान तक पहुंच सकती थी। लगता था दिन का उजाला तय नहीं कर पा रहा है कि आगे बढ़ते अंधेरे के लिए रास्ता छोड़ें या नहीं। इस कश्मकश में वह धीरे धीरे और ठहर ठहर कर पीछे हट रहा था। अंधेरा भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा था। अभी तक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक ही पहुंच पाया था। नीचे सिर्फ उसकी छाया थी जो सीढ़ियों की आपसी दूरी को घटा रही थी। यूं भी पहाड़ों पर समय असमय कभी भी झुटपुटा घिर आता था, कभी कभी भरी दोपहरी में ही सही, और यह भ्रम पैदा कर देता है कि शाम हो रही है। फिर यहाँ तो पत्थर और पानी का ऐसा अद्भुत समन्वय है कि बोध ही नहीं रहता क्या यथार्थ है और क्या प्रतीक्षाया। 1 महीने से वह नैनीताल रह रही है। ढलते दिवस पर छा रही धुंध उसने पहले भी देखी है, पर पहाड़ियों का सामीप्य यह आज पहली बार देखा है और पहली बार ही देखी है उनकी हरियाली, उनकी ऊंचाई, उनका यह अलौकिक कंपन। आज तक तो वह उन्हें महज एक के ऊपर एक बने खेत और जंगल कहकर टालती आई है।
आज ही उसने देखा है, धूप में वे चमकी हैं, हवा में वे कांपी हैं और अंधेरे में वे मिल गई हैं। हो सकता है यह जितिन की चुप्पी के कारण हो या महज उसके सामीप्य के कारण। आज जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि दो इंसानों की चुप्पी उनके सामीप्य का कारण बन सकती है और उनका सामीप्य उनके चारों ओर फैली निर्जीव वस्तुओं तक में संवेदना का वह रंग घोल सकता है जो उन्हें स्मृति का विशद अंग बना डालता है। और जीवन है ही क्या, स्मृतियों का अंबार ही तो है। इतना सब मनीषा सोच रही थी, कह नहीं रही थी, और वह जानने का प्रयत्न कर रही थी कि जितिन भी ऐसा सोच रहा है या नहीं। वह पूरे विश्वास के साथ अनुभव कर रही थी कि जितिन जो भी सोच रहा है उसमें मनीषा कहीं है ज़रूर। हो सकता है तार्किक दृष्टि से देखती तो मनीषा समझ जाती कि यह चुप्पी और यह सामीप्य उसके जीवन में पहली बार नहीं महसूस किया है, पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। जो सत्य था सिर्फ यह कि आज इस क्षण वह फिर एक बार यह महसूस कर रही थी कि एक अन्य व्यक्ति के सामीप्य से, जो चुप्पी के कारण हो या चुप्पी का कारण, आसपास का पूरा माहौल आत्मीयता से सराबोर कर दिया है। सहसा उसके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि जितिन नैनीताल अकेला आया है या किसी के साथ। यहाँ अकेले आए हो? उसने पूछा। जितिन ने चौंक कर कहा। अपना प्रश्न स्वयं सुनकर वह समझ गई थी कि यह पूछना बेकार है। यहाँ कॉन्फ्रेंस में वह अकेला आया भी हो तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वह अकेला है, पर खोज की शुरुआत ऐसे ही करनी होगी। यहाँ क्या अकेले आए हो? उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया। जितिन शायद समझा नहीं। क्षण भर के लिए वह झिझकी, फिर पूरा दम लगाकर प्रश्न फेंक पाई। फिर शादी नहीं की? एकदम उत्तर ना देकर वह क्षण भर उसके चेहरे की ओर देखता रहा, फिर बोला नहीं। उसने मानना चाहा कि जितिन ने जानबूझकर उत्तर देने में देरी करी है, जिससे वह समझ जाए कि वह हद से गुजर गई है। उसे यह प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, पर उसने देखने के ढंग से वह उसे यह मानने नहीं दिया। यह ज़रूर मान गई थी कि यह प्रश्न पूछकर उसने जितिन की दुखती रग को बींग दिया है, पर क्या करती, पूछना आवश्यक हो गया था। सच कहा जाए तो उसका चोट खाना उसे भला ही लगा। उसकी आहत दृष्टि ने उसे मौका दिया अपनी भावुकता को और बढ़ावा देने का। उसने कुछ देर प्रतीक्षा की कि शायद जितिन कुछ पूछे, वह किसी के साथ आई है या अकेली, पर जब उसने कुछ नहीं पूछा तो खुद ही एक प्रश्न और पूछ बैठी, यद्यपि वह पहले भी पूछा जा चुका था। कब तक हो यहाँ? कल शाम तक, जितिन ने कहा, और इस बार पूछ ही लिया। और तुम? 3-4 दिन और। जितिन कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिकाकर बोला, फिर मिलोगी कल? कहाँ? यहाँ या स्विस? कहीं भी जहाँ तुम्हें सहूलियत हो। यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, लंच आवर में आ सकोगी? 1:30 बजे? 1:30 बजे? वह सोचने लगी, संभव होगा या नहीं। क्यों नहीं आ सकोगी? किसी और समय? पर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? वह तो है, पर तुम आ सको तो समय इधर उधर कर सकता हूँ। मैं सोच रही थी, क्या अगर अब कह दूँ और ना आ सकूँ तो? कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार ही करता रहूँगा, और क्या। उसे लगा जितिन कह रहा है वह तब तक इंतज़ार करता रहेगा जब तक वह आ ना जाए। जब वह इतना करने के लिए तैयार है तो उसके लिए ना कहना असंभव है। ठीक है, उसने कहा, आ जाऊंगी। सोचा कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेगी। फिर सोचा कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई क्या? नहीं तो जितिन ने कहा, 3 बजे फिर शुरू है। 3 तो बज चुके हैं। हाँ, बस चलते हैं। पहले क्यों नहीं कहा? तुमने इतनी देरी करा दी। वह एकदम उठकर खड़ी हो गई।
कोई देर नहीं हुई, और अगर हुई है तो मैंने खुद की है जानबूझकर। बैठो अभी, जितिन ने कहा और हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ आप से आप आगे बढ़ा और उसके हाथ में थम गया। मंत्र मुग्ध सी वह बैठ गई। कल आओगी ना ज़रूर, उसने हल्के से उसके हाथ को दबाकर कहा। आश्चर्य के साथ उसने महसूस किया कि आज 4 वर्ष बाद मिलने पर जितिन के हाथ के हल्के से स्पर्श से उसके शरीर पैरों के तलुओं तक झंझना उठा है। पलकें बोझिल हो उठी हैं, आवाज़ गले में रुंध गई है। भरे गले को खारकर किसी तरह हाँ कहे उससे पहले ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। बैरा बिल ले आया था और वह उसे अदा करने में मशगूल हो गया था। शायद जल्दी से जल्दी वहाँ से चल देने के इरादे से उसने बिल और टिप की रकम ठीक ठीक गिनकर प्लेट में छोड़ दी। क्षण भर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर थे। अच्छा, जतिन ने सिर हिलाकर कहा, कल मिलेंगे, और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बगैर लंबे लंबे डग भरता दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ी देर तक वह वहाँ खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही। फिर अपने घर YWCA टूरिस्ट होटल जाने के लिए मुड़ गई। 1-1.5 मील का वह रास्ता उसने कई मनस्थितियों से गुजरते हुए पार किया। जब चलना शुरू किया तो वह अपने आप पर हंस रही थी, अपनी उस बचकानी भावुकता पर जिसने उसे जितिन के स्पर्श मात्र से यूं बेचैन कर दिया था। भला 32 वर्ष की सूझबूझ वाली अनुभवी औरत भी कहीं ऐसा महसूस करती है? यह काम तो 16-17 साल की कुंवारी लड़कियों का है। उसने अपने को एक डांट पिलाई और तेज चाल से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसके कदम अपने आप शिथिल पड़ गए। उसे अपने ऊपर टिकी जितिन की दृष्टि की लहराती लहरें याद आ रही थी, और पूरी तरह उसका स्वाद लेने के लिए ज़रूरी हो गया था कि वह धीमे धीमे चले। फिर यूँ धीमे धीमे चलते उसे यह भी याद आ गया कि जितिन ने फिर विवाह नहीं किया है। सोचकर उसके होंठ बरबस गुदगुदाकर संतुष्ट मुस्कुराहट में फैल गए और काफ़ी दूर तक वह मुस्कुराती चली गई। पर एक झटके के साथ उसे अपनी मुस्कुराहट बेहद बेमानी लगने लगी। जितिन ने विवाह नहीं किया या किया, इससे उसे क्या प्रयोजन, जो उसे लेकर वह यूं आंखें अंधी किए सड़क पर बेमतलब मुस्कुराती चली जा रही है, ठीक किसी मंदबुद्धि छोकरी के समान। होंठ भींचकर उसने अपने को दुत्कारा और घर की ओर जाते अपने कदम तेज कर लिए। कदम उसके फिर शिथिल नहीं हुए, पर कुछ देर बाद होंठों पर मुस्कुराहट लौट आई। उसे ख्याल आ गया था कि यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। कल जितिन से फिर मुलाकात होगी, वहीं कोपाकबाना में। यह ख्याल जास्मिन टी की तरह मोहक था। उसकी भीनी भीनी गंध उसके नथनों से फिसलकर होंठों पर आ टपकी थी और वह बरबस मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी।